बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कैश बुक का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 2018 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 2018 का क्वेश्चन है आपका। इसमें हमें कह रहे हैं बारी एंड कंपनी यूजेस अ 3 कॉलम कैश बुक ऑन जनवरी 1 2018। तो यहाँ से हमें कंपनी का नाम और हमें पता चल गया डेट। हम साथ साथ इसको सॉल्व भी करते जाएंगे। हम सबसे ऊपर आपको पता है फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं कंपनी का नाम, बारी एंड कंपनी। उसके बाद हम लिखते हैं 3 कॉलम कैश बुक और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ड्यूरेशन, मंथ ऑफ जनवरी 2018। आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। The balance of cash in hand and cash at bank rupees 18,000 and 35,000 respectively। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि रिस्पेक्टिवली से मुराद होता है कि तरतीबवार, यानी जो नाम पहले आया उसका अमाउंट पहले आएगा, जो हेड ऑफ अकाउंट बाद में आया है उसका अमाउंट भी बाद में आएगा। यानी जैसे यहाँ पर इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले कैश का बताया गया है, तो पहला जो अमाउंट लिखा हुआ है यानी 18,000 ये हमारा कैश का अमाउंट है, और दूसरा हेड ऑफ अकाउंट हमें बैंक दिया गया है, तो दूसरा जो अमाउंट है 35,000 ये बैंक का बैलेंस है। तो चलिए आइए इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, ऐड कर देते हैं जनवरी 1। ओपनिंग बैलेंसेस और कैश में है हमारे पास 18,000 जबकि बैंक में है 35,000। उसके बाद आगे कह रहे हैं द फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। 2 जनवरी को कह रहे हैं कैश सेल्स रुपीज 18,500 आउट ऑफ विच 40% डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। हमने 2 जनवरी को कैश सेल्स की 18,500 रुपए की। चलिए पहले इसको रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन का जो पार्ट 2 है इसको फिर बाद में देखते हैं। तो जनवरी 2 की हमारे पास ये ट्रांजेक्शन है और उसमें हमें कह रहे हैं कैश सेल्स हमने की है, यानी हमने सेल्स की है 18,500 रुपए की सेल्स की। अब फिर हमें कह रहे हैं कि सेल्स में से हमने 40% सेल्स का जितना अमाउंट हमारे पास आया है 18,500, इसका 40% हमने बैंक में उसी दिन जमा करवा दिया। यानी जनवरी 2 को ही हमारे पास से कैश में से पेमेंट हो रही है। कितनी पेमेंट हो रही है ये आप कैलकुलेट करेंगे। 80,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 40% से, तो आपके पास आ जाएगा 7,400 आपने बैंक में जमा करा दिया है। तो आपके पास से पेमेंट हो गई, कैश में से पेमेंट हो गई 7,400। ये पेमेंट कहाँ गई? ये पेमेंट गई है बैंक में। तो इसका मतलब है कि बैंक में हमारे पास ये पेमेंट रिसीव भी हो गई, तो हम बैंक के कॉलम में रिसिप्ट साइड पर भी लिख देंगे 7,500 और बैंक में ये पेमेंट आ रही है कैश में से। डेट वही है 2 जनवरी और इसको हम लिख देंगे पोस्ट रेफरेंस में, इसके सामने हम लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री का सी। अगली ट्रांजैक्शन है 5 जनवरी को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 8,000। हमने दोबारा से कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में 8,000 रुपए का। सेम इसी तरह से हमारी एंट्री बनेगी 5 जनवरी की। जनवरी 5 हमने कैश में से 8,000 रुपए निकाल कर बैंक में जमा करवाया है। ये भी काउंटर एंट्री बनेगी। यहाँ पर भी हम काउंटर एंट्री का सी लिख देंगे। 10 जनवरी की हमारी नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 10 जनवरी की। कह रहे हैं रिसीव्ड चेक ऑफ रुपीज 11,950 फ्रॉम जमील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 12,000। मिस्टर जमील की तरफ हमारे पैसे थे, उसने हमें एक चेक दे दिया है 11,950 रुपए का और फुल सेटलमेंट कर लिए उसने अपने अकाउंट की। उसका अकाउंट है 12,000 रुपए का। तो चलिए आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमें रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है, तो हम रिसिप्ट साइड पर इसको रिकॉर्ड करेंगे। जमील का अकाउंट था जो कि डेफिनेटली अकाउंट रिसीवेबल होगा। अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जमील।
इन्होंने हमें चेक दिया है 11,950 रुपए का। अच्छा, लेकिन इस चेक को अभी हमने डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक में, तो इसलिए हम इसको कैश में ही रिकॉर्ड करेंगे 11,950 रुपए का। और इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि जी इनका 12,000 का अमाउंट था जो कि फुल सेटल्ड हो गया, तो इसका मतलब बकाया 50 रुपए हमने इनको डिस्काउंट दे दिया, वो हमने सेल्स डिस्काउंट में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद 15 जनवरी को कह रहे हैं इशूड अ चेक ऑफ रुपीज 5,850 टू वकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 6,000। हमने मिस्टर वकील को 5,850 रुपए का चेक इशू किया है और उसका अकाउंट था 6,000 रुपए का, जिसकी हमने फुल सेटलमेंट कर दी है। इसका मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, जनवरी की 15 तारीख थी जी, जनवरी की 15 तारीख को हमने ये पेमेंट कर दी है। हमने बैंक में से पेमेंट की है 5,850 रुपए फुल सेटलमेंट हुई है 6,000 रुपए की, तो इसका मतलब 150 रुपीज हमें डिस्काउंट मिला है। और ये है अकाउंट्स पेबल, क्योंकि प्रीवियसली पेबल था अमाउंट, जिसको अब हमने जाकर पे किया है वकील, मिस्टर वकील। उसके बाद 20 जनवरी की हमारे पास ट्रांजैक्शन है, द चेक ऑफ जमील डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। देखिए ये चेक हमने रिसीव किया था 10 जनवरी को हमने रिसीव किया था, और इस चेक को हम जमा करवा रहे हैं बैंक में कब, 20 जनवरी को। तो इसका मतलब है कि ये चेक जब हमने रिसीव किया था उस वक्त हमने अपने कैश में रिकॉर्ड कर लिया था। इसका मतलब है कि अब इस चेक को हम बैंक में जब जमा करवा रहे हैं तो हमारे कैश में से पेमेंट हो रही है। कैश में से ये 11,950 रुपए जाएंगे, चले जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं बैंक में, ठीक है, जनवरी की 20 तारीख को तो बैंक में ये अमाउंट रिसीव भी हो रहा है 11,950। अब बैंक में ये अमाउंट कहाँ से रिसीव हो रहा है, कैश में से। यही अमाउंट पहले कैश में रखा हुआ था, अब हमने उसको बैंक में जमा करवा दिया 20 तारीख को, तो ये अब हमारे बैंक में आ गया, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं 25 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, विड्रू फ्रॉम बैंक रुपीज 8,000 फॉर प्राइवेट यूज एंड रुपीज 7,000 फॉर ऑफिस यूज। ड्राइंग्स की गई हैं बैंक में से 25 तारीख को दो अलग अलग चीज़ों के लिए, एक तो है पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, और दूसरा है ऑफिस यूज़ के लिए। चलिए आइए देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम 25 जनवरी को बैंक में से विड्रॉ कर रहे हैं, एक तो 8,000 रुपये ड्राइंग कर रहे हैं और दूसरा हम 7,000 रुपये ड्राइंग कर रहे हैं। डेट हमने डाल दी। जो 8,000 रुपये हम बैंक से निकाल रहे हैं ये है पर्सनल यूज के लिए, और जो पर्सनल यूज के लिए हम पेमेंट निकालते हैं उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ये तो कारोबार का मालिक अपनी जेब में ले गया, ये इसको हम कहीं और रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी इसकी काउंटर एंट्री नहीं बनेगी। जबकि जो 7,000 रुपये हैं ये भी बैंक में से पेमेंट हो रहे हैं, लेकिन ये जा रहे हैं किसको, ऑफिस यूज के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कैश में जा रहे हैं, इसकी बनेगी काउंटर एंट्री। चलिए आइए हम इसकी काउंटर एंट्री बनाते हैं। 8,000 रुपये 7,000 रुपये कैश में हमें रिसीव भी हो गए और जनवरी 25 को, और ये कहाँ से आए हैं, बैंक से रिसीव हुए हैं। उसके बाद 31 मार्च की ट्रांजैक्शन है हमारे पास, पेड सैलरीज बाय चेक रुपीज 14,000 एंड यूटिलिटी बिल्स बाय कैश रुपीज 5,000। 31 मार्च को ये दोनों ही पेमेंट्स हो रही हैं, 31 जनवरी पर ये दोनों हमारी पेमेंट्स हो रही हैं। एक तो हमने सैलरीज एक्सपेंसेस दिए हैं थ्रू चेक 14,000 के, और यूटिलिटी बिल्स दिए हैं बाय कैश 5,000 रुपीज के। आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। 31 मार्च सैलरी एक्सपेंसेस चेक के थ्रू दिया है, तो इसका मतलब बैंक से जाएगा, और हमने दिया है इसी सेम डेट पे यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स में आपका बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, वाटर सप्लाई वालों का बिल, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं ये हमारे यूटिलिटीज कहलाते हैं, ठीक है। इनके जो हम एक्सपेंसेस पे करते हैं वो यूटिलिटी एक्सपेंसेस या यूटिलिटी बिल्स कहलाते हैं। $5,000 ये कैश में से पे हुआ है। ठीक, हमारी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई। अब हम देखते हैं कि हमसे रिक्वायर्ड क्या किया गया है। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन अ 3 कॉलम कैश बुक, बैलेंस द कैश बुक ऑन जनवरी 31, 2018 एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन फरवरी 1, 2018। देखिए यहाँ पर हमें इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है, इसको बैलेंस करने के लिए कहा गया है, और जो बैलेंस अमाउंट है
उस अमाउंट को हम नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे यानी फरवरी 1 पे हम ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पर कैश बुक में रिकॉर्ड करना है हमने। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें टी अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया। जिस तरह पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमें सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट का टी अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें परचेज डिस्काउंट और सेल्स डिस्काउंट का टी अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया, जिसको हमारे लिए थोड़ी सी आसानी कर दी गई है। सारी ट्रांजेक्शन्स को हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, पहले टोटलिंग कर लेते हैं कैश के रिसिप्ट साइड की, बैंक के रिसिप्ट साइड की, सेल्स डिस्काउंट के रिसिप्ट साइड की, और इसी तरीके से हम परचेज डिस्काउंट कैश और बैंक के पेमेंट साइड की भी टोटलिंग कर लेते हैं पेंसिल के जरिए से। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिस तरफ हमारे पास अमाउंट कम है, लाइक कैश में आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट साइड पर हमारे पास आया है 55,450 रुपए, लेकिन कैश की पेमेंट साइड पर हमारे पास अमाउंट का टोटल आ रहा है 32,350 रुपए। तो इसको माइनस करेंगे हम, और जितना बैलेंसिंग फिगर होगा यानी जो अमाउंट बचेगा हमारे पास, वो हम इस साइड पर लिख देंगे ताकि हमारे पास ये दोनों साइड्स बराबर हो जाए। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर हमारे पास आ रही है 23,100। यही हमारे पास एंडिंग बैलेंस है जनवरी 31 पे ही। इसी तरह हम बैंक में देख रहे हैं तो बैंक में हमारे पास 62,350 रुपीज रिसीव हुए हैं, जबकि 34,850 रुपीज हमने पे कर दिए हैं। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता चला कि बैंक में अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है 27,500। यही दोनों बैलेंसेस यानी कैश का ये 23,100 और बैंक का 27,500, ये हमारे पास अगले महीने की फर्स्ट डेट पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पर आ जाएंगे अपोजिट साइड पर। यानी अगर एंडिंग बैलेंसेस आपके पेमेंट साइड पर आ रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंसेस रिसिप्ट साइड पर आएंगे। अगर कभी एंडिंग बैलेंसेस आपके रिसिप्ट साइड पर आएंगे तो ओपनिंग बैलेंसेस आपके पेमेंट साइड पर आ जाएंगे। याद रखिए, बैंक का एंडिंग बैलेंस कभी कभार रिसिप्ट साइड पर आ जाता है अगर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इस्तेमाल की है तो। इसके अलावा कभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इस्तेमाल करने के अलावा कभी भी बैंक का बैलेंस रिसिप्ट साइड पर नहीं आता एंडिंग बैलेंस, जबकि कैश का एंडिंग बैलेंस कभी भी आपके रिसिप्ट साइड पर नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और उसमें आपने देखा कि कैश का एंडिंग बैलेंस हमारा रिसिप्ट साइड पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं गलती की है, तो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा रीचेक कर लें। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के बारे में जैसे हमने आपको पहले बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है जिसके तहत हम क्या करते हैं कि जितना अमाउंट हमारे अकाउंट में रखा हुआ होता है उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट हम निकाल सकते हैं। मसलन हमारे अकाउंट में अगर 50,000 रुपये रखे हुए हैं और हमारे पास एक 30,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओडी फैसिलिटी कहते हैं, वो हमें मिली हुई है बैंक की तरफ से, तो हम 80,000 रुपये तक बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो 50,000 हमारे अकाउंट में थे वो निकल जाएंगे, और जो 30,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा निकाले हैं अब वो बैंक की तरफ से हमारे लिए एक लोन की सूरत में बन जाएगा, यानी वो बैंक ने हमें जैसे उधार दे दिया है। ठीक है, अच्छा, बैंक से तो हमें ओवरड्राफ्ट मिल सकता है, लेकिन कैश तो हम उतना ही यूटिलाइज कर सकते हैं ना जितना हमारे पास मौजूद है, उससे ज़्यादा तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो यकीनन उधार में जाएगा। और जैसे कि पहले हमने आपको बताया था कि कैश बुक के अंदर कोई भी उधार की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती हैं। कैश बुक के अंदर कैश के कॉलम में कोई भी उधार की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती हैं। इसलिए कैश बुक में कैश का एंडिंग बैलेंस, कैश के कॉलम का एंडिंग बैलेंस कभी भी रिसिप्ट साइड पर नहीं आएगा। एंडिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, ओपनिंग बैलेंस तो रिसिप्ट साइड पर आएगा ही आएगा, लेकिन एंडिंग बैलेंस इसका हमेशा पेमेंट साइड पर आएगा। तो जनाब, आज ही हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। आपसे मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।